Very good morning to all of you. So today we're just going to continue 19 lecture of our chapter and that is natural resource. And as you all know that कि मैंने आप लोगों को बताया भी और आपने देखा भी है कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इस वजह से इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें अप्रॉक्स 18 लेक्चर्स लग गया। ओके, जिसमें 17 लेक्चर्स में हमने इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो सब फिनिश किए हैं और 18 लेक्चर्स में हमने इससे रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस किया है। ओके और उसके बाद भी कुछ MCQs कुछ हमारे टॉपिक से रह गए थे, उसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस सी। Now we have a question number 1 and what this question is asking, the life supporting zone of earth is biosphere, lithosphere, hydrosphere, atmosphere। अर्थ पे लाइफ सपोर्टिंग जोन कौन सा है, कहाँ पे लाइफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ इज, अर्थ में लाइफ सपोर्टिंग जोन क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2 एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, depletion of ozone molecules in the stratosphere is due to। हमें पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर 3-4 लेयर्स में, हमारा एटमॉस्फेयर का 3-4 लेयर है। ओके, उसमें जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर वाला लेयर है वहाँ पे ओजोन गैसेस का लेयर है। तो ये जो ओजोन गैसेस में डिप्लेशन आ रहा है, जो आप डे बाय डे न्यूज़ के थ्रू, पेपर के थ्रू, मतलब आपने ये जरूर सुना होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। अगर ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने लगेगा तो जो सन का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट अर्थ पे आएगा और उससे हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट को सहना पड़ेगा। ओके, जैसे वो सारे अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं वो स्किन पे पड़ते हैं तो स्किन कैंसर करवाते हैं, बहुत सारे डिजीज करवाते हैं, हमारे लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है वो जनरली किसके वजह से हो रहा है। ओके, उसका कॉज क्या है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हेलोजेंस कंपाउंड, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन कंपाउंड, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्लोरीन कंपाउंड एंड ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा, हेलोजेंस कंपाउंड के वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ रहा है। ओजोन लेयर्स का डिप्लेशन हमारे लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। ओके, अफेक्ट कर सकता है, नहीं कर देगा। Now we have a question number 3 and what this question is saying, on moon the temperature ranges from -190 degrees Celsius on moon the temperature ranges from -190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. This is due to option A no atmosphere, option B no biogeochemical cycle, ऑप्शन सी वाटर बॉडीज प्रेजेंट, ऑप्शन डी नो वाटर बॉडीज प्रेजेंट। मून पे आप अगर टेम्परेचर का रेंज देखोगे तो -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है और ठंडा भी बहुत ज्यादा। ठंडा -190 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन कर सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और -190 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा कोल्डनेस वाला कंडीशन होगा। और 110 डिग्री इतना ज्यादा गर्मी, 100 डिग्री में वाटर आपका बॉयल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो मून पे आप अगर टेम्परेचर देखोगे तो 110 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहता है। तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन, इतना ज्यादा ठंडा और इतना ज्यादा गर्मी वहां पे क्यों होता है, उसका वजह क्या है। क्या वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है इसकी वजह से, क्या वहां पे बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं होता है इसके वजह से, या वहां पे वाटर बॉडी प्रेजेंट है उसके वजह से, या वहां पे वाटर बॉडी प्रेजेंट नहीं है उसके वजह से। So what will be the correct answer? What will be the correct answer of this question? Correct answer will be no atmosphere. No atmosphere. Because हमें पता है कि
कि अगर एटमॉस्फेयर होता है ना तो वो टेम्परेचर का जो रेंज है उसको रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। एक मैक्सिमम वाले जो गैसेस होता है वो दिन के हीट को ट्रैप करके रात में उसको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा ना तो टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मून पे देख सकते हो, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हो, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। दिन में आपका 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हो कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ओके। और रात में -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना ज़्यादा कोल्ड। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है, और -190 डिग्री सेल्सियस में क्या कंडीशन क्रिएट होगा आप ये खुद देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है मून पे टेम्परेचर का, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि ये जो आपका एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा वेरिएशन, मून पे आपका इतना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होता है, इसके वजह से हो रहा है, ओके। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज नो एटमॉस्फेयर। गॉट इट? Now we have a question number 4, and what this question is saying, question number 4, life cannot sustain on Mars and Venus because major components in atmosphere is carbon dioxide, oxygen, nitrogen, ozone। मार्स पे और वेनस, ये जो आपका अलग प्लानिट है हमारे यूनिवर्स में, जैसे अर्थ एक प्लानिट है जहाँ पे लाइफ आपका एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स में मार्स और वेनस भी प्लानिट है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या है वजह, क्या मतलब किस वजह से मार्स पे और वेनस पे आपका लाइफ एग्जिस्ट नहीं होता है? क्या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसके वजह से, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है इसके वजह से, या वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है इसके वजह से, या वहाँ पे ओजोन गैसेस ज़्यादा है उसके वजह से? किसके वजह से? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वेनस और मार्स पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वहाँ पे आपका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। Now we have a question number 5. Now we have a question number 5, and what this question is saying, molecules of protein contains all of the options कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन कंटेन करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, एंड ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो जनरली प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स में मेजर कंपोनेंट्स आपका नाइट्रोजन होता है, लेकिन वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन भी होता है, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ओके। नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय all of the option, industries, rhizobium, lightning। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके किसके हेल्प से होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से, राइजोबियम की वजह से, लाइटनिंग के वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप क्लास 8 में भी पढ़े और क्लास 9 में भी, ये वाले चैप्टर में हमने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया था, ओके, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर कंपोनेंट्स जो है 70% वो नाइट्रोजन से है। उसके बाद भी इस अर्थ पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स, उसको नाइट्रोजन की लैकनेस को फेस करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन के लैकनेस को क्यों हमें फेस करना पड़ता है? क्योंकि ये जो एलिमेंटल फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जब तक इसको हम लोग नाइट्राइट, एमोनियम, ये सारे, आप टू इरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वेट, जब तक हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट, एमोनियम, नाइट्रोजन,
सॉरी अमोनियम ये सब के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेगुमिनियस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम। वही बैक्टीरिया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करता है, प्लांट उसे यूज़ करता है और प्लांट प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं, और इससे हमारी भी बॉडी की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है प्लांट के साथ साथ। ओके, ऐसे हम लोग नाइट्रोजन को अपने एटमॉस्फेयर से ऐसे हम लोग नाइट्रोजन को अपने एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं। ओके, और क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? तो कौन करता है? राइजोबियम। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस आर lightning, rhizobium industries, all of this. What is this? None of these. यहाँ पे क्या होगा? None of the option. ये NONE, none of the option. What will be our correct answer? None of the option. यहाँ पे पूछा है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा, और दिया क्या है? लाइटनिंग, राइजोबियम इंडस्ट्रीज। तो क्या ये गैसेस है? ओके, तो ये सब तो कोई हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस, बिकॉज लाइटनिंग, राइजोबियम इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, now we have a next question, and what this question is saying: burning of fossil fuels add carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide gases in a air. Carbon, sulfur dioxide, nitrogen gases in a air. Methane, carbon dioxide, nitrogen dioxide gases in a air. Carbon monoxide, sulfuric acid, nitric acid gases in a air. जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है वो क्या ऐड करता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करता है फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक गैसेस इन एयर। क्या रिलीज करता है फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग? तो हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस इन एयर। ओके, now we have a next question. The microorganism which helps in formation of soil. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्या क्या है? लीचेन, बैक्टीरिया, मॉश, BNC। तो जब हम लोग सॉइल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि बड़े बड़े रॉक पे आपका ब्रायोफाइट्स लाइक लीचेन, मॉसेस, ये सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और वहाँ पे एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड रॉक्स को करोड कर देता है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, और वो अल्टीमेटली सॉइल का फॉर्मेशन अल्टीमेटली सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो क्या है? तो वो हमारे लीचेन और मॉसेस दोनों हैं। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी our correct answer will be both A. Our correct answer will be both A and C. Okay, now we have a next question. If there were no atmosphere around the earth,
the temperature of the earth will increases, go on decreasing, increases during day and decreasing during night, be unaffected. अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता, क्या वो इंक्रीज होता या फिर डिक्रीज होता, या फिर दिन के टाइम में इंक्रीज हो जाता और रात के टाइम में डिक्रीज हो जाता, या फिर कोई असर ही नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड रहता. तो क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि मून में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ पे लार्ज वेरिएशन हम देख रहे थे. वहाँ पे दिन के टाइम में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा था और रात के टाइम में -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा था. तो देख रहे थे कि दिन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था और रात में बहुत ही कम टेम्परेचर हो रहा था. और उसका वजह क्या था, तो उसका वजह यही था कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं था. और हमसे ये क्वेश्चन उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा. तो अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एग्जैक्टली वही केस होगा, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर और रात में कम टेम्परेचर. दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज इंक्रीजेज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग नाइट. गॉट इट? now we have 10 questions. Outer crust of the earth is called outer sphere, lithosphere, hydrosphere, none of these. Outer crust of the earth crust, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, lithosphere. Now we have a next question, and what this question is asking, microorganism living in a pond called which is autotrophic. Blue-green algae. Blue-green algae is a microorganism with so autotrophic nature. Okay, now we have a next questions. And what this question is asking, what would happen if all the oxygen present in the environment is converted to ozone? क्या होगा जब सारा ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. We will be protected more, it will become poisonous and killed all living forms. Ozone is not stable, hence it will be toxic. It will allow harmful sun radiation to reach earth and damage many life form. क्या होगा जब इस इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारा ऑक्सीजन आपका ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या हम पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग होगा और सारे लिविंग फॉर्म्स को किल कर देगा, या ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ओजोन जो है वो स्टेबल नहीं होता है, दैट्स वाई ये हमारे लिए टॉक्सिक बन जाएगा, या फिर जितने भी हार्मफुल सन रेडिएशन है उसको ये अर्थ पे रीच करने में वो सारे रेडिएशन अर्थ पे रीच करेंगे और जो लाइफ फॉर्म्स है इस अर्थ पे उसको डैमेज करेंगे. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी दैट इज इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल ऑल लिविंग फॉर्म्स. अगर अर्थ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारा ऑक्सीजन आपका ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा और इसके वजह से जो हमारा जो लाइफ फॉर्म्स है इस अर्थ पे उसको वो किल करना स्टार्ट कर देगा. ओके, दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी that is it will become poisonous and kill all living forms. Okay.
Now move to the next question, and what this question is saying, rainfall patterns depend on the underground water table, the number of water bodies in an area, the density pattern of a human population in an area, the prevailing season in an area. जो rainfall pattern है वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ वाटर बॉडीज जो हमारे एरिया में प्रेजेंट है या पे ह्यूमन पॉपुलेशन के डेंसिटी एरिया में या द प्रिवेलिंग सीजन इन एन एरिया. तो आवर करेक्ट आंसर विल बी the prevailing season in an area and also the number of water bodies in an area. Okay, that's why correct answer will be both B and D. Okay, now move to the next question, and what this question is saying, the protein deposited in the dead superficial cells that make the skin epithelium impervious to water is keratin, elastin, collagen or mucus. Keratin. What will be the correct answer? Correct answer will be keratin. Okay. Now we have a next question. Now we have a next question, and what this question is saying, in a nutrient cycle minerals tends to be dispersed through. In a nutrient cycle minerals tends to be dispersed through evaporation, assimilation, surface and surface runoff, convection. Assimilation. In a nutrient cycle minerals tends to be dispersed. No, it will be not. In a nutrient cycle, minerals tends to be dispersed through evaporation, assimilation, surface and soft surface runoff. I think the correct answer will be C for this question. Okay, now move to the next question. Okay, and what this question is saying, air, water and soil is a component. एयर, वाटर और सॉइल आपका कैसा कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एयर, वाटर और सॉइल आपका कैसा कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है. तो हमें पता है कि बायोटिक कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट. ओके, बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट. और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट. ओके, और हमें पता है कि एयर, वाटर, सॉइल ये कैसा कंपोनेंट है, एयर, वाटर, सॉइल ये आपका कैसा कंपोनेंट है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी ये एबायोटिक कंपोनेंट है. और क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि एयर, वाटर, सॉइल ये आपका कैसा कंपोनेंट है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स है. That's why our correct answer will be B, and that is abiotic component. Okay, what will be the correct answer for this question? Correct answer will be B, that is abiotic component. Okay. Now move to the next question, and what this question is asking, increase harmful substances in a air as air pollution, droplet, water vapors, none of these. अगर एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाता है तो ये वो क्या करवाता है,
एयर पोल्यूशन करवाता है, ड्रॉपलेट्स बनाता है, या फिर वाटर वेपर, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो हमें पता है कि जब एयर में हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं, तो वो आपका एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। वो क्या कॉज करते हैं, वो आपका एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज air pollution, because we know that when harmful substance mix with the air, it will be cause air pollution. Okay, now we have a next question. If the carbon dioxide content in the atmosphere is increased, then which one of the following would not get affected? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा तो इनमें से कौन सा प्रोसेस उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होगा? अमाउंट ऑफ द हीट रिटेन बाय द इन्वायरमेंट, process of photosynthesis in a plant, global warming, existence of a desert plant, existence of a desert plant। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिटेन करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा। सिर्फ जो डेजर्ट प्लांट का एग्जिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, now we have a next question, and what this question is asking, this soil erosion can be prevented by, soil erosion को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। जब अपर मस्ट सॉइल जो कि फर्टाइल होता है वो रिमूव होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होता है विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। ओके, और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो सॉइल इरोजन है, जो आपका टॉप मोस्ट सॉइल रिमूव होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रहा है, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? क्या अगर हम फॉरेस्ट रेजिंग फॉरेस्ट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेजिंग फॉरेस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्री यानी एफोरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो जो ट्रीज़ का रूट होगा वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा और उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करने देगा, यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज रेजिंग फॉरेस्ट। ओके, now we have a next question. Marked temperature changes in an aquatic environment can affect, अगर एक्वाटिक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उससे क्या, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स में इफेक्ट पड़ेगा, मोर ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, process of digestion in animals, availability of nutrients. What will be our correct answer? Correct answer will be breathing of animals. अगर टेम्परेचर एक्वाटिक लिविंग एक्वाटिक इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है तो उसमें रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ब्रीदिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चंस। Growth of lichens on barren rocks is followed by the growth of moss, fern, gymnosperm, algae, moss. Okay, now we have our next questions. Low visibility during cold weather is due to formation of fossil fuels, unburned carbon particles or hydrocarbons suspended in the air, lack of adequate power supply, none of these. Unburned carbon particles or hydrocarbons will be responsible for the low visibility during cold weather. Okay, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग अप्रॉक्स 25 MCQs डिस्कस किए हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोग 21 यानी अप्रॉक्स हम लोग 45-46 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। और आई थिंक हम इस चैप्टर से जितने भी MCQ
इश्यूज एराइज हो सकता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है आज के और कल के लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।